अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। गैर मुल्की खवातीन 29 जून को इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची। 1 जुलाई को इनकी अगवा की कॉल मौसूल हुई। बड़े आदमी का रिश्तेदार वाक़े में मुलविस है, केस पर काम कर रहे थे, इसीलिए खवातीन को बाजियाब्त करवाने में कामयाब हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर। DIG ऑपरेशंस को सहाफ़ियों के तुलोते सवालात का सामना, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मुसल्लह अफराद ने चेहरे पर घूंसे, सर पर पिस्टल का बट मारा, मुतअद्दिद बार ज्यादती की गई। मुतासरा हस्पानवी खातून का बयान। बाबर आजम की बतौर टेस्ट टीम कप्तान वापसी। PCB ने दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी वनडे और सलमान अली आगा T20 टेस्ट टीम के लिए कप्तान बरकरार। साउथ शकील की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। टीम की निस्बत शाद मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही। आकिब जावेद, परफॉर्मेंस ना हो तो कप्तानी तब्दील करना पड़ती है। मिसबाहुल हक। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई शहीद का नमाज जनाजा अदा। तेहरान में होने वाले जनाजे में 3 बेटों की शिरकत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शरीक नहीं हो सके। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में एक खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई है और गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 ने खातून के साथ ज्यादती की और इस सिलसिले में मुलजिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। जबकि DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि दोनों खवातीन 26 जून को इस्लामाबाद पहुंची थी। 29 जून को वो लाहौर आईं। 1 जुलाई को इन खवातीन की अगवा की कॉल मौसूल हुई और ये बात भी सामने आई कि मुल्क के बड़े आदमी के रिश्तेदार वाक़े में मुलविस है, केस पर काम कर रहे थे, इसलिए खवातीन को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए। ये कॉल आई थी आपके सामने है 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और जो भी धमकियाँ दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। आपके सामने हकीकत के सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पर डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, CCPO के नोटिस में लाए, IG के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। हम अगले दिन सुबह जाते हैं उनको लेके जज साहिबान के पास। वहाँ पे जज साहिबान उनका जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये 164 की स्टेटमेंट सारी मुकम्मल हो गई। 164 के बाद हमने फिर उन खवातीन को सेफ अपने पास वो रखा। खवातीन पुलिस, SSOIU, SP साहिबान 2 हमारी खवातीन, SSOIU इंस्पेक्टर खवातीन, सब इंस्पेक्टर खवातीन इनके साथ रहीं। और उसके बाद रात को हमने उसी जो 3 जुलाई को एक दिन आगे टिकट किया था, उस पर उनको डच एम्बेसी और उन लड़कियों के इसरार पर उनको फौरी तौर पे हमने फिर रवाना किया। हम माजरत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की। हमने SHO को सस्पेंड भी किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दरमियान बदनज़मी भी देखने में आई और DIG ऑपरेशन सहाफ़ियों के तुंदो तेज सवालात का जवाब देने की बजाय न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मेरी बात का सुन दो यार, मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है। किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकालें? ये DIG ऑपरेशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दीजिए। वो गैर मुल्की खवातीन लाहौर शहर में क्या महफूज है? लाहौर शहर में क्या महफूज है? इस केस में अब तक 9 मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें रजा डार, सिकंदर अजीज, हसन रजा, साजिद अली जिस्मानी रिमांड पर हैं और इनके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान में से बाज़ का पुलिस के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। FIR में नामजद बॉस का नाम वहीद है और वो उकाड़ा का रहायशी है। पुलिस राय के मुताबिक बॉस को रजा डार ने खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और इसके गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद किया।
जराये के मुताबिक बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने गैर मुल्की खवातीन से मुबैना तौर पर ज्यादती की। वहीद उर्फ बॉस और इसके 2 गनमैन को पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। जराये का यह भी कहना है कि मुल्जिमान ने हॉलैंड और स्पेन से ताल्लुक रखने वाली दोनों खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 भी मुंतकिल करवाए। मुल्जिमान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में 4 से 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि मुल्जिम रजा डार और दीगर ने इन पैसों की वापसी का मुतालबा किया। हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून के बयान के बाद स्पेन से ताल्लुक रखने वाली मुतासरा खातून का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान का कुछ हिस्सा सामने आया है और 40 साल खातून के मुताबिक इनकी कहानी भी वैसी है जैसे पहली खातून की बताई जाती है। पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए और हम दोनों को बांध दिया। मुसल्लह अफराद ने मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद बार घूंसे मारे। हस्पानवी खातून ने अदालत को बताया कि रजा डार आया और इसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मैंने बताया कि दोनों चीज़ें सब्ज बैग में मौजूद हैं और इस दौरान हॉलैंड से तल्लुक़ रखने वाली खातून को वापस लाया गया और ये लोग हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर के बारे में पूछते रहे। मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्टल का बट मारा। वहाँ एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था। मैंने इनसे पूछा कि क्या तुम लोग हमें मार दोगे, तो इसने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगे। गैर मुल्की खातून ने अपने बयानी हल्फी में यह भी कहा है कि इसके साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती की गई है। अगवा और ज्यादती के इस केस में गैर मुल्की खवातीन के एयरपोर्ट ले जाने के शाहिद भी CCTV फुटेजेस में मौजूद हैं, जिसके मुताबिक मुल्जिमान खवातीन को गाजी रोड लाहौर से ले जा रहे थे कि तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हस्पानवी खातून के मुताबिक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम गाड़ी से बाहर निकले और दूसरी गाड़ी से बाहर निकलने वाली फैमिली ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। गैर मुल्की खातून के मुताबिक जब पुलिस मौका पर पहुंची तो हमने खुद को महफूज समझा, जबकि गाड़ी टकराने के वाक़े में मुतासरा फैमिली का कहना है कि वाक़या 1 जुलाई को पेश आया। गाड़ी टकराने के बाद गैर मुल्की खवातीन ने बाहर आकर बताया कि उन्हें अगवा किया गया है, जिस पर उन्होंने 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस जायब कुआ पर पहुंची। जराये के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं, ताहम उन्होंने पुलिस अफसरान को केस की मुकम्मल पैरवी की यकीन दहानी करवाई है और एम्बेसी और ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के जरिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी। और इस केस में मुबैना तौर पर नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ख़ानदान का नाम आ रहा है, जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रखा है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का जो केस है उस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुदस्सिर ततला साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ततला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये एक तो DIG कुछ देर पहले प्रेस टॉक कर रहे थे, वहाँ हुल्लड़बाजी भी अच्छी खासी हुई, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कहानी बेसिकली है क्या? फाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मौका दिया मुझे बात करने का। इसमें ऐसे है कि क्रिप्टो करेंसी का असल में इनका ना कारोबार है, बिज़नेस है, ठीक है, ऑनलाइन। ये जो ख़वातीन हैं ये अक्टूबर 2025 में इनकी मुलाकात सिंगापुर में हुई थी। जो रज़ा डार है, जो कि नवासा है एक आला शख्सियत का, तो सारे नाम ले रहे हैं, इसहाक डार का नवासा है वो, उसकी मुलाकात सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। वहाँ पर जो है वो इनका क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का जो है मामला शुरू हुआ, ठीक है। अब $5 लाख ये जो मुल्ज़मान हैं रज़ा डार, इनका ये कहना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट उधर है, ठीक है। उसके लिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही थी, उसके लिए उन्होंने बहाने से बुलाया इन ख़वातीन को। ये ख़वातीन भी क्रिप्टो का काम करती थी वहाँ पे, बहाने से बुलाया इन्होंने इनको, यहाँ पे घमाया भी, मरी भी लेके गए, रख इस्लामाबाद यहाँ पे वो आई, उसके बाद फिर लाहौर आए, लाहौर में भी जो है वो आराम से रहे। जब इन्होंने इन ख़वातीन ने पैसे नहीं दिए तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो उनको अगवा कर लिया। एक डिफेंस में एक घर है, ठीक, वहाँ पर इनको जो है वो अगवा किया गया और अगवा करने के बाद फिर इनको जो है वो धमकियाँ दी गई और शदद का निशाना भी बनाया गया। जब फिर भी वो इनके पैसे उन्होंने नहीं दिए तो फिर ज़बरदस्ती एक बॉस, आपने FIR में पढ़ा होगा, वायरल भी बड़ा हुआ है, बॉस नामी शख्स को बुलाया गया जो कि एक गुंडा टाइप शख्स है। अच्छा, बॉस तो उसको बुलाने के लिए, निकनेम के तौर पे उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन वो बेसिकली तो ये गैंग हायर किया गया, बिल्कुल उनको बुलाया गया, उस जिम्मेदारियां सौंपी गई, बिल्कुल उसके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी गई। 2 उसके साथ गनमैन थे और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 10 उसके ऊपर FIR है। इस बात की तस्दीक अभी DIG ऑपरेशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गया है, ठीक है, कि उसके ऊपर 10 FIR हैं, काड़े का रहशी है
और वो क्रिमिनल टाइप आदमी है, उसको बुलाया गया, उसने इन खवातीन को साथ तशद्दुद किया, ऊपर वाली मंजिल में ले गया, वहाँ पर अपने गनमैन से तशद्दुद करवाया, उनके पास बंदूकें थीं, असला था, ताकि खवातीन डर जाएं और सारे जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दें। उस दौरान फिर उन्होंने $19,000 जो है वो ट्रांसफ़र भी करवाए, ठीक है। और खवातीन जो है वो उस दौरान उन्होंने जो है वो किसी तरीके से रब्ता कर लिया पीछे अपने वालिद से, वो भी इस दौरान राब्ते में आ गए, ठीक है, अपनी एम्बेसी के ज़रिए, स्पेन पुलिस के ज़रिए। तो अब पुलिस जो है वो उनको ढूंढ नहीं पा रही थी। इनको ये पता चल गया कि पुलिस हमारे पीछे चढ़ गई है, पुलिस ने रेड करना शुरू कर दी है सरगोदे में इधर उधर। अब रज़ा डार को पता चल गया कि पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब उसने कहा कि इन खवातीन को, हमारा मसला हल हो गया, आपके पैसे आ गए, आपको छोड़ के आता हूँ। वहाँ पर रास्ते में जाते हुए इनकी एयरपोर्ट के करीब इनकी गाड़ी का हादसा हुआ है, ठीक है। हादसे में फिर 15 पे कॉल हुई है, ट्रैफिक वार्डन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, फिर इनको थाने लेके आते हैं। थाने से जब वहाँ से ये खवातीन, जब हादसा होता है, मैं इसमें आपको ये भी बताता चला हूँ, खवातीन इतनी डर गई थी, इतनी खौफज़दा थी कि वो अपनी गाड़ी से निकल के बाहर भागी हैं। फिर वार्डन को शक हुआ ये तो कोई अगवा है। जब ये 2-3 दिन बॉस के ज़रिए उन पे रेप भी करवाते रहे, बिल्कुल, और ज़्यादती भी होती रही मुबैना तौर पर, जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। नहीं क्योंकि मेडिकल आ गया और मेडिकल में ज़्यादती साबित हो गई ना। उसमें मेडिकल जो आया है उसमें 3 जो अफराद हैं, जिसमें वो खुद भी कहती है जो गैर मुल्की खवातीन है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी ज़्यादती की है, एक ने मारा बहुत है, एक ने ज़्यादती की है, ठीक है। और ये बॉस भी जो है ना वहीद, ये भी ज़्यादती करने वालों में शामिल है। 3 जो अफराद हैं वो ज़्यादती करने वालों में शामिल हैं, और मेन करैक्टर उसका ही है, जो रज़ा डार है, वही इनको लेके आने वाला था, वही इन बंदों को बुलाने वाला। तो जब ये लेके जा रहे हैं, अब ये सारे रिपोर्ट्स भी हो गए, रिपोर्टेड फैक्ट्स भी हो गए, जब ये लेके एयरपोर्ट फिर भी नहीं जा रहे, तो फिर वहाँ क्या प्लान था? बेसिकली एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ना था, तो फिर प्लान क्या था? अब ज़्यादती हो चुकी, ज़्यादती साबित हो चुकी, वहाँ तशद्दुद हो चुके, सारा कुछ हो चुका, $19,000 आप कहते हैं कि मुंतकिल भी किया जा चुका था, बिल्कुल, पुलिस को पता चल चुका, छापे पड़ रहे हैं, तो फिर जब एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं तो वहाँ क्या प्लान था? नहीं, वहाँ प्लान इनका यही था कि अब इनको भिजवा दिया जाए कि हम पकड़े जाएंगे। वो गाड़ी का हादसा हुआ, उसके बाद जब ये गाड़ी से निकल के खवातीन भागी है ना, उसके बाद वो ट्रैफिक वार्डन आ गया है, 15 पे कॉल हो गई है, पुलिस भी आ गई है। उन्होंने एक शॉप है, आपने तस्वीर भी देखी होंगी, वायरल हुई है, वहाँ पर जाके पनाह ली है। उसके बाद इनको थाने में मुंतकिल किया गया। इस दौरान ये जो बंदे हैं, ये रज़ा डार और उसके साथी, ये भी वहाँ से फ़रार हो जाते, ठीक है। बाद में फिर इनकी लोकेशनें ली जाती हैं, CCTV फुटेज से देखा जाता है, फिर उनको जो है वो पकड़ा जाता है 1 बाय 1। पहले दिन 4 मुलज़म पकड़े गए, उनका रिमांड लिया गया। उसके बाद जो दीगर करैक्टर हैं, जो ज़्यादती करने वाले हैं, वो उनको जो है वो पकड़ा गया। और इस हवाले से इंतहाई जो है अहम बात यह है कि तशद्दुद बुरी तरह किया गया खवातीन के साथ, उनको मारा पीटा गया। और अच्छा, नहीं, मैं अब सवाल मेरा बड़ा सादा है। 365 लगी है FIR में, बिल्कुल, रज़ा के ऊपर, चूँकि अगवा किया, बिल्कुल। फिर इन्होंने 375 लगाई है, 376, बिल्कुल, ठीक, हाँ 300, हाँ ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि अब ये सारा गैंग जो बॉस गैंग है, ये तो हायर किया गया है डार की तरफ से किया और गया, डार के सुपरविजन में काम करता रहा, बिल्कुल। तो वहाँ रिपोर्ट जो हो गया और फिर छप गया और साबित हो गया कि भाई ज़्यादती भी हुई, और मेडिकल भी यही बता रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो ये इसकी जो FIRs हैं, इनमें जो दफात लगी हैं, इनको जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो ये फिर बात कहाँ तक जाएगी? क्योंकि उसकी सुपरविजन में रेप हो रहा है, तो इसका फिर क्या कानून इसको क्या कहता है? कानून इस पे देखें, अब DNA का एक तो वेट किया जा रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में ले लिए हैं तमाम मुलज़मान के, ठीक है। उसमें जो स्वीपर भी तो शामिल था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था, तशद्दुद करने में स्वीपर भी शामिल था। यहाँ तक भी हुआ है कि स्वीपर ने भी तशद्दुद किया है वहाँ पे डिफेंस में, और वो ये सारा अमला इनका अपना था, सारा अमला इनका अपना था, इनके जाने वाले थे, और रज़ा डार ने तशद्दुद करवाया है, ठीक है। और ये जिनसी ज़्यादती भी उसकी अमा पर हुई है। अब मेरे ख्याल में जो होगा, अगर रज़ा डार का रेप सामने नहीं आता DNA में, हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रज़ा डार का नहीं आता, लेकिन उसकी अमा पे तो किया गया ना, उसको उसमें उस दफात में रखी, उसकी सहूलतकारी में, सारा सहूलतकारी में वो आ जाएगा कि सारा कुछ इसी ने प्लान किया, इसी की बना पे हुआ, बंदे भी इसी ने बुलाए, सारा कुछ इसी ने कराया, तो उस दफात में जो है वो दफात में ऐड हो जाएंगी मज़ीद। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो पब्लिक फोरम्स हैं, उन पे जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि
जब वो ख़वातीन यहाँ मौजूद नहीं है तो उनकी मदईयत कौन करेगा। ये गालबन पता चला कि वो वीडियो लिंक पे उनको सफारत खाना बुलाया जा सकता है और वो इस तरह मदईयत करेगी। फिर गालिबन आबिद मलिक केस था जिसमें खातून जो थी वो फिर जिस मुल्क की नेशनल थी वापस चली गई थी, लेकिन केस प्रोसीड होता रहा, चलता रहा। इस पे गाइड कीजिए कानूनी तौर पर। मैं फैज साहब इसमें बताता हूँ कि इसमें वो केस भी इसी तरह हुआ था। मुलजमान को जेल में शनाख्त परेड के लिए जो आबिद मलिक के केस में खातून आई थी, उन्होंने जेल में आकर शनाख्त परेड की थी, उसको बड़ा जो है वो खुफिया रखा गया था। वो केस बड़ा अच्छे तरीके से चलान हुआ, बड़े अच्छा चलान लिखा गया उसका। मुलज़म की हाई कोर्ट से भी बेल जो है वो खारिज हो चुकी है। और सेकंड ये जो केस है ये भी उसी तरह का केस है, ठीक है। इसमें उनका 164 का बयान हो गया। जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनके मुताबिक यही मुलजमान हैं, सब के सब मुलजमान के उन्होंने जो है वो उनके मुताबिक उन्होंने अभी शनाख्त करनी है, वो बाद में उनको बुलाएंगे। लेकिन अभी जो पुलिस ये कह रही है कि हम उनको वीडियो बयान से उनके बयान रिकॉर्ड करेंगे, बाद में एम्बेसी के ज़रिए हमें उनको बुलाना पड़ेगा तो हम बुलाएंगे। क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डीआईजी प्रेशन ने ये खुल के बात की है। आखिरी बात मुझे जो पूछनी है कि इतना डीआईजी के सामने सहाफ़ियों का हंगामा क्यों था और इतनी सहाफ़ियों की जानिब से सख्ती क्यों थी, ऐसा क्या हुआ? इस सहाफ़ियों का गम गुस्सा और इस तरह के सवालात के वो प्रेस टॉक छोड़ के भागे, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी वजह यह है कि लाहौर पुलिस के जो आला अफसरान है, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, जो क्राइम रिपोर्टर हैं ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जब किसी भी फ़ोन आमिर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी मैं साथ शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आप बताइए प्लीज़। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ के लिए हम मौक़िफ़ के लिए रब्ता करते हैं या बात करते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्टों के नंबर डीआईजी ऑपरेशन ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने ब्लॉक किए, तो वो बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर ततला हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब। आमिर भाई, ये क्या सूरत हाल बन रही है वहाँ? तो देखिए फेडरल में तो लोग पेशगोइयाँ कर रहे थे और सियासी पंडित जितने भी हैं वो बता रहे थे कि कोई चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हो जाएंगी, स्कैंडलस सीज़न आ गया है, ऐसा सीज़न आएगा जिसमें कोई नहीं बचेगा वगैरह वगैरह। ये यकदम से लाहौर का वाक़या अनफोल्ड होता है, बड़ा तशवीशनाक वाक़या है। इसमें मरकज़ी किरदार जो अगवा के हैं, क्योंकि 365 लगी है तो वो रज़ादार हैं और उनकी सुपरविजन के अंदर, क्योंकि उनके सबॉर्डिनेट हैं वो सारे, यहाँ हायर किए गए लोग हैं, वहाँ ज़्यादती भी होती है, वो भी मेडिकल साबित करता है, डीएनए होना बस बाकी है। आपका ओवरऑल क्या टेक है इन मौज़ूआत पर? फैसल वाडा साहब के जो मुतालबात थे ट्वीट की सूरत में, उनको सामने रखते हुए भी, और ज़ाती इंडिपेंडेंट आपकी राय क्या है? मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये 27 जून को ख़वातीन इस्लामाबाद पाकिस्तान आई थी जी, यही बताया जा रहा है जी, यही बताया जा रहा है जी जी। तो 27 जून से पहले फैसल वाडा बोल पड़े थे, तो जो सोहेल वड़ाइच साहब ने जो लिखा वो भी उससे पहले से लिखा हुआ था जी, पहले से लिखा है। तो ये मैं तो नहीं मुंतबिक करूंगा, क्योंकि ये तो फिर एक वाकया ऐसा हो गया कि आप उसको जोड़ लें, जिसके साथ मर्जी जोड़ लें। तो ये कोई अनअर्थ इस वजह से तो नहीं हुआ कि ये काम कोई किसी को पता था कि ये हो रहा है और फिर ये लोग ये ज्यादती भी करेंगे। 3-4 दिन वो इस्लामाबाद पत्नी मरी कहीं कहीं, ये जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है, मैंने तो जो किसी से पूछा मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था कि ये मुझे बताया गया है। और फिर उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने तनकीद भी की। ये हर एक का राइट है, मैं अगर लिख रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी तनकीद करे, क्यों ना करे। जो तज़हीक करता है, गाली देता है, ये उसका ज़र्फ होता है, मुझे उस पर भी मसला नहीं है, क्योंकि वो अपने अपना ही औकात दिखा रहे होते हैं। तो मैं तो कभी किसी को जवाब नहीं देता इस बात का। मैंने जो सुना समझा कह दिया। अब आप जो बात कर रहे हैं कि जी, मैं इस वाक़े को छोड़ के जो पहली बात आपने की उस पे आता हूँ कि जी स्कैंडल आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे। स्कैंडल ना छुपते हैं, दब जाते हैं कई दफ़ा, आप बस ये कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि जी हमें बहुत कुछ पता है, हम तो कह रहे थे, लिख रहे थे, लिखी जा रहे हैं। ये तो 5 साल से चल रहा है, जब से अब 5वां साल तो शुरू हो गया ना, मतलब जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, और बीच में 6 महीने निगरान दौर के आए और अब फिर इनकी गवर्नमेंट चल रही है। ये ऐसा इशू नहीं है कि इस मुल्क में जब इमरान खान आए थे तो क्या उस वक्त वो नहीं कहते थे कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारे कह रहे होंगे शायद, लेकिन मैंने किसी हुक्मरान के मुंह से तो नहीं सुना कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। और अपना अपना काम कर रहे हैं, जो जिसकी पेस है। मेरे हिसाब किताब में हमारे साफी और पंडित थक जाते हैं कि यार ये क्या है, पेशिन गोइयां करते हैं।
जो आपको मैं ये बात कह सकता हूं, और मैंने ये बात अगले दिन भी कही, कि इस वक्त जो सिस्टम जिसको ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निजाम करार दिया, उसके अंदर जिम्मेदार कोई एक है क्या, या सारे इज्तिमाई तौर पे जिम्मेदार हैं? मेरे साहब में तो जो जिम्मेदारान हैं वो सारे इज्तिमाई तौर पे फैसले करते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि जी ये इंडिपेंडेंट फैसला फलां वजीर आजम ने कर दिया या उन्होंने ये कर दिया। जो फैसला करते हैं वो जंग लड़ने का है, वो अमन कराने का है, वो पाकिस्तान की मईशत में SIFC को डालने का है, उसके ऊपर अमल दरामद का है। मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई इसमें ब्रेक आई हो कि जी नहीं ये यूनिलैटरली फैसला हो गया, हम नहीं मानते, या हमें नहीं पता था, या ये मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। बीच में कई दफा ऐसा हुआ कि कुछ लोग पिंडी पहुंचते हैं कि जी ये हुआ, पिंडी वाले क्योंकि कोई कुट्टी तो है नहीं, बिल्कुल बेस्ट रिलेशन में मौजूद हैं, फौरन बात कर लेते हैं, पता चलता है वो साहब इस काम से आए थे। आप इसको फैसल वावडा पे ना बात कीजिएगा, ये बात मैंने साल पहले भी कही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ फैसल वावडा से ना कीजिएगा कि काम नहीं हुआ, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जी अच्छा ये बात थी, अच्छा जी फिर पता चलता है जी ये बात करते हैं कि जी आपका नाम ले लेके ये काम किया गया। आपको पता है ना पिंडी में एडमिनिस्ट्रेशन परसों शाम को तब्दील हुई है, वो सीधी सी बात है, लोगों ने नाम इस्तेमाल किया, उनको सिस्टम से निकाल दिया गया कि ठीक है फिर अब आप भुगते हैं, सारों के सारे फारिग कर दिए गए। जिन जिन लोगों ने जो भी किया था, कि इदारों ने ये फैसला किया हुआ है कि हम किसी को अपना नाम बदनाम नहीं करने देंगे। एक किसी को किसी वजह से छूट मिल जाती है, कोई ताल्लुक इस्तेमाल करता है, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि जी आप जो चाहें कर लें। ये एक पिंडी की जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी पुलिस ठीक और है। अच्छा, दूसरा आमिर भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक बात तब्दील हुई और है, मैं उसका समझना निशान चाह रहा हूँ कि पब्लिक फोरम्स जितने हैं जहाँ आवाम अपनी राय का इजहार भी करते हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं कि जो अशराफिया है या VVIPs हैं उनके लिए कानून और तरह का है, जो माड़ा बंदा है उसका कानून और तरह का है। इस केस को जो अपना गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का केस है, इसे आप किस तरह से कंक्लूड होता देखेंगे, या क्या देखते हैं इसमें, या आप क्या फोर्स ही कर सकते हैं मेरिट आप को लाहौर लेकर? में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। मैंने जब बात की, जो मैंने देखी वो तो मैंने सोशल मीडिया पे ही बयान कर दी कि ये वाकया इस तरह है, लेकिन उसके अंदर ना मैंने ज्यादती करने, रेप करने या जो भी बात थी, या वो माली स्कैंडल कैसे बना, मैंने उस पर कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ वाकया लिखा। तो ये बयान मौजूद है और हमारे और आपके बहुत सारे जानने वाले लिख रहे हैं कि जी आई थिंक 365 के तहत इसमें सुलह भी नहीं हो सकती, ये तो जो रेप का वाकया है उसमें कोई माफी और सुलहनामा चल नहीं सकता। तो जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इसमें भी कहूंगा ना कि मरियम नवाज को जब ये पता लगा कि उनके बहनोई का भांजा है, यही रिश्ता है ना उनका, इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं है ना, कि डार साहब उनके अंकल हैं क्योंकि वो उनके बहनोई के वालिद हैं, उनकी बहन के ससुर हैं। तो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जो चीफ मिनिस्टर का काम था कि निकालो लड़कियों को और करो, मतलब या तो ये हो कि हाँ जी इन्होंने मिट्टी डाली है, छुपाया है। अब हर चीज अदालत में मौजूद है। जिस मजिस्ट्रेट के घर SHO गया, उस मजिस्ट्रेट ने उस SHO को भी सस्पेंड कर दिया। मैंने और आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है हम सारे जज्बाती लोग होते हैं, हमारा भी गुस्सा होता है कि क्यों लड़कियों के साथ ज्यादती हुई। कुछ अपनी सवालात लेके आते हैं कि जी मैंने तो सिर्फ अपने मखसूस जाविये से। DIG साहब को भी चाहिए था, आई थिंक वो थोड़ा और पेशेंस दिखा लेते, लेकिन जिस तरीके से मैंने टीवी पे सवालात की बुछाड़ देखी, हुल्लड़बाजी, उसका नतीजा यही कुछ होना था। वो 50 सवाल और भी ले लेते तो शायद हम लोग यही कर रहे होते। बहुत शुक्रिया जी, सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे और सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बरकरार रखा गया है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन और डायरेक्टर आकिब जावेद ने मिसबाउल हक और असद शफीक के साथ लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग की और कौमी टीम का ऐलान किया। आकिब जावेद के मुताबिक साउथ शकील को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए 17वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन इनकी शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। उनका मजीद कहना था कि शान मसूद की क़यादत में इस तरह नताइज नहीं आ रहे थे और इनकी अपनी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इस मौके पर साबिक कप्तान और मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाउल हक का कहना था कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में तसलसल होना चाहिए। कोई बोर्ड और मैनेजमेंट कप्तान की बार बार तब्दील नहीं चाहती। परफॉर्मेंस ना हो तो कप्तानी तब्दील करना पड़ती है।
टेस्ट क्रिकेट में अगर बाबर आजम और शान मसूद की कारकर्दगी का मुआवजा किया जाए तो बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 10 में फतह हासिल की, 6 हारे और 4 ड्रॉ हुए। बतौर कप्तान बाबर ने 20 टेस्ट मैचेस में 35 इनिंग्स में 51 की औसत से 1727 रन बनाए, जिनमें 4 सेंचुरियां और 11 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। दूसरी तरफ शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 4 मैचेस में फतह हासिल की, जबकि 12 में शिकस्त सामना करना पड़ा। और बतौर कप्तान शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचेस की 35 इनिंग्स में 34 के औसत के साथ 1056 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरियां और 7 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई को होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर नुमान नियाज साहब जी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कप्तान दोबारा बदल गए, बाबर आजम जो हैं उन्हें दोबारा टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई है। सोशल मीडिया सार्फिन, बाकी लोग सारे जो पब्लिक राय रखते हैं वो ये कह रहे थे कि बाबर कैसे मान जाते हैं अपनी जो है वो कप्तानी के लिए। दूसरा, अभी तो वो अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस दौरान कप्तानी का प्रेशर कैसे, और जो टीम उन्हें दी गई है वो कैसे सर्वाइव बाबर को करवाएगी और बाबर का मुस्तकबिल क्या होगा? डॉक्टर साहब देखें, आयरनी है इसमें। मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा कि शहर दे लोग भी जालम सन को सनू मरन दा शौक हुई सी। तो ये है बाबर आजम की कप्तानी दोबारा लेने की अब एसेंस कह सकते हैं इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 कप्तान आप बदल चुके हैं 32 महीने में पिछले। वो ये नहीं है कि 10 इंडिविजुअल्स आए, मतलब साइक्लिकल आप चेंजेस करते रहे। तो ये अगर आप इसकी तशखीस करें तो ये अलामात नहीं हैं, बल्कि ये आप ये समझें कि पीसीबी का एक माइंडसेट है इनके सिलेक्टर्स का, कि जो एंग्जाइटी है, इनकी जो नर्वसनेस है, वो ड्रेसअप करते हैं ये एज डिसाइसिवनेस। तो ये डिसीजन जो है वो, थोड़ी सी मैं औखी बात कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्रिकेट बोर्ड में ना एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है, जो इनके ये करता धरता है क्रिकेट के, यानी कि याकिब जावेद हो गए और ये सारे जो वन मैन शो बना हुआ है, रीइंफोर्स फेलियर्स करी जाते रहे, खुद भी फेल हुए लेकिन उधर ही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली शान मसूद को तो शायद 2 सीरीज़ के बाद इनको पता लग जाना चाहिए था कि वो कप्तानी नहीं कर पाते। तो आपने उनको बहुत लंबा रन दे दिया। अब आपने उनको जब बांग्लादेश 2-0 लॉस के बाद उतारा है तो वो सीमिंगली आपने पब्लिक प्रेशर में उतारा है। और ठीक है, 12 हारा हुआ 16 में से कप्तान होना भी नहीं चाहिए था, बट अगर आपने मुड़ तोड़ के फिर बाबर आजम के पास आना था तो ये किस मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि बाबर से हम आगे चले गए हैं, और आपने पहले बाबर को क्यों हटाया था? पहले तो ये क्वेश्चन इनसे पूछना चाहिए। ठीक। और अगर उसको किसी फेलियर की वजह से, किसी बैक एंडेड पॉलिटिक्स की वजह से हटाया था, तो अब दोबारा उसने क्या कर दिया, क्यों लेके आप आए हैं? अच्छा, पहले का बाबर आजम जब आपने अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया था उसे, उस वक़्त वो एक वर्ल्ड रेकनिंग का आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था। आईसीसी जो है टॉप रैंक्ड प्लेयर था वो क्रिकेट का, और उसका कॉन्फिडेंस कुछ और था। अब पिछले 3 सालों में ना उससे 100 हुआ है 32 टेस्ट मैचेस में, और 450 हैं टोटल। अपनी बैटिंग भी उसकी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नीचे चली गई। बांग्लादेश में जो वो इनिंग्स 2-3 इनिंग्स खेला उसमें स्पर्क्स और ब्रिलियंस नज़र आए कि शायद वो अपनी फॉर्म वापस लेके आ रहा था, और अब आपने उसको दोबारा जो है वो एक और प्रेशर डाल दिया। जिस किस्म की आपकी टेस्ट की टीम है रेड बॉल की, वो तो आकिब जावेद खुद मान चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली यही हालात हैं। हालांकि पहुंचाया उन्होंने यही, यहाँ तक उन्होंने ही है। तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान 5 टेस्ट हार जाता है, 3 इंग्लैंड में और 2 वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि अगर रॉस्टन चेज 194 कर देता है और आमिर जंगू जो है वो अपने दूसरे टेस्ट में 233 कर देता है, तो इस बार वेस्ट इंडीज़ पुश ओवर्स नहीं होंगे। फिर आप जिस किस्म की बॉलिंग लेके जा रहे हैं, आई डोंट सी कि ये टेस्ट मैच में लास्ट कर सकती है। तो फिर बाबर का फ्यूचर क्या होगा? क्या बाबर ने ये प्रीएम्प्ट किया है कि ये लास्ट हो रहा हो सकती है ये कप्तानी? अगर वो ना लेता शायद, तो एज प्लेयर वो लंबा सरवाइव करता। अगर वो कप्तानी में इस बार अगर पाकिस्तान, क्योंकि टेस्ट टीम स्टैंड्स नो गया, शायद अब दुनिया में भी अब 7वें नंबर पे हैं टेस्ट क्रिकेट में,
ओडीआईज में 5वें में हैं और T20s में 6ठे नंबर पे हैं। आप टीम सिलेक्शन का मेयार देख लें कि रिजवान के साथ सेकंड विकेट कीपर जो है वो ये इस्लामाबाद का रोहेल नज़ीर था, लेकिन क्योंकि ये जो गौरी है लड़का गाजी गौरी, गाजी गौरी। ये सरफराज अहमद बैक करते हैं, अच्छा है, बट वो अब नंबर 2 हो गया और बाहर हो गया रोहेल। बगैर खेले आपने जो है वो अमाद बट को आउटस्टैंडिंग 10 साल उसको लगे, पहले वो इंग्लैंड टूर उसने 10 साल पहले किया था, 10 साल में वो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा खा के ग्राइंड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट 80-88 आउट करके वो बांग्लादेश की टेस्ट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। वहाँ पे आपने उसको मैच नहीं खिलाए दोनों टेस्ट, और अब आपने उसको बगैर खिलाए ड्रॉप करके आमिर जमाल को ले आए। तो पहले आपने आमिर जमाल को क्यों ड्रॉप किया हुआ था, अब आमिर जमाल कैसे अच्छा हो गया? अच्छा, नुमान अली आपका ठीक है कि वो अब 40वें साल में अपनी उम्र के, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स हैज स्कोर लेफ्ट। डॉक्टर साहब, बल्कि आमिर जमाल का तो लास्ट मेरा ख्याल जो उन्होंने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जहां वो मेरा ख्याल 80+ स्कोर भी किया था, अच्छी बॉलिंग भी की थी। तो अब तो इतने साल वो बाहर रहे और अब दोबारा उनकी वापसी, और वो तो उनका वो रिदम ही नहीं रहा हुआ उनका। अब देखा हमने पीएसएल में भी उन्हें खेलते देखा, और साउथ अफ्रीका में उसकी बैक इंजरी में टेस्ट मैच खिला दिए थे, उसके भी फिटनेस कंसर्न्स हैं। फिर आपको ये लड़का जो है शहजाद, एक फास्ट बॉलर जो है, ही इज़ गुड बट अनफॉर्चुनेटली ना स्टेमिना है और ना फिटनेस है। फिर आप मोहम्मद अली डेजी को लेके आए हैं, अब अगेन 2 सेशन के बॉलर हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको हर दिन 3 सेशन के बॉलर चाहिए होते हैं। अभी लड़का ये नसीम शाह का भाई लिया आपने, उबैद शाह, मे बी वेरी गुड, बट वो कहाँ पे कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, कितनी माइलेज है, कितनी मसल मेमोरी है। वेयर इज और रेड बॉल का तो वो रेड बॉल का कितना स्टेमिना रिक्वायर्ड होगा, और वो तो यॉनराई डिफरेंट है और वो तो वाइट बॉल को ज़्यादा, शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। डॉक्टर साहब, पेसर आ नहीं रहे या क्या चक्कर चला है? बेसिकली पाकिस्तान तो पॉपुलर ही अपने पेसर्स की वजह से रहा, वहाँ जब ये बांग्लादेश जाते हैं तो राना इनका कख नहीं छोड़ता। पेसर्स कहाँ है सर हमारे? सर, बजाय इसके कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते, प्रैग्मेटिक असेसमेंट करते और पता लगाते कि आपके पेसर्स को क्या हुआ है, एक्चुअली आपके पेसर्स को ये हुआ है कि आप इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट और T20 क्रिकेट हो गई, ये 4 ओवर्स के बॉलर रह गए हुए हैं। इनकी रेड बॉल की माइलेज ही नहीं है। जब तक माइलेज और मसल मेमोरी डेवलप नहीं होती उस वक्त तक एंड्योरेंस नहीं आती, और टेस्ट क्रिकेट की लेंथ फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू T20 क्रिकेट। तो ये इंस्टेंट जब पैसे आते हैं जो आप इंकरेज करते हैं, बोर्ड भी इंकरेज करता है, अभी भी इन्होंने प्रोफेशनल कैटेगरी एक बना दी है C, जिसमें उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अनफॉर्चुनेटली आकिब जवेद इज़ अ मैन ऑफ एविडेंट कॉन्ट्राडिक्शंस। अब आपसे मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। आपने कहा फास्ट बॉलिंग को क्या हुआ है, ये किसी प्राइवेट चैनल पे आए हुए थे 2 दिन पहले, और वहाँ पे इन्होंने वो हरकतें की हैं जो कि इट वाज अपॉलिंग। इन्होंने कहा कि जी अब 20 से 24 कैमरे लगते हैं जिसकी वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, वो रिवर्स स्विंग ख़त्म हो गई है। यानी कि अलल अलान ये कहना चाह रहे थे कि माजी के जो ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे वो बॉल टैंपरिंग करते थे। फिर इन्होंने कहा एक फेज़ आई जहाँ पे स्पिनर्स जो हैं वो हमें मैच जिताते थे, तो इन्होंने ये कहा जी कि जब वो एल्बो का बेंड का एंगल चेंज हुआ तो सकलैन मुश्ताक दूसरा करता था या सईद अजमल दूसरा करता था, वो भी ख़त्म हो गया दूसरा। यानी कि ये कहना चाह रहे थे एलिजिडली कि सकलैन, चलें सईद का तो हो गया था बॉल चेकिंग का, ये चेकिंग का, लेकिन इन्होंने सकलैन को भी उसी धारे में डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली अगर आप वो शो कभी देखें रिकॉर्डिंग, बजाय कि जो बातें आपने और मैंने करनी है वो कर रहे थे जो कि पॉलिसी मेकर हैं। यानी कि वो अपने आप ब्लेम लेने के बजाय वो हमें गिना रहे थे कि आपकी वीकनेसेस क्या है। फिर एक जगह पे उन्होंने कहा कि जी अब लड़के रेड बॉल में इसलिए नहीं आ रहे पाकिस्तान के, और उसका रीज़न ये है कि लीग क्रिकेट ने जितना श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान को डैमेज किया है कि वो 80 से 85 T20 खेलते हैं साल में, और 4 से 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, और 8 से 10 वनडे खेलते हैं। तो वो लड़के रेड बॉल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। आज का आप एग्जांपल ले लें, मिसबाह हक इल प्रिपेयर्ड थे, कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए ड्रॉप किया कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, और बाबर आजम को आप कप्तान बना रहे हैं जो 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले। तो ये आपका हाल है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ जी, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई और इनके ख़ानदान के 4 अफराद का नमाज जनाजा शहादत के 128वें रोज़ यानी आज तेहरान में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, अदलिया के सरबराह समेत आला हुकाम ने शिरकत की और इस मौका पर पासदारान इनकलाब अहमद वहीद भी मौजूद थे, जो पहली बार मंजर-ए-आम पर आए। ईरान के सरकारी मीडिया ने अहमद वहीदी को सुप्रीम लीडर के ताबूत का भोसा लेते हुए दिखाया और अहमद वहीदी जंग के आगाज़ से ईरानी फ़ौजी हिकमत अमली की निगरानी कर रहे हैं। शहीद अली खामनाई के 3 बेटे मेसम, मसूद और मुस्तफ़ा खामनाई नमाज जनाजा में पहली सफ़ में मौजूद थे। BBC के मुताबिक इनके चौथे भाई और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नमाज जनाजा में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि मुश्तबा खामनाई ने 9 जुलाई जुमेरात के दिन मशहद में होने वाले अपने वालिद की तदफीन में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम ने इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों को शदीद ख़तरा है कि इसराइल इस मौका पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इरना के मुताबिक नमाज जनाजा 3 मराहल में अदा की गई। पहले मरहले में साबिक रहबर आला अली खामनाई, दूसरे मरहले में उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाउल हुदा बाकरी और बहू ज़ोहरा आदिल की नमाज जनाजा अदा की गई और तीसरे मरहले में अली खामनाई की कमसन नवासी ज़ोहरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत अमेज़ मनाजर देखने में आए। जनाजगाह और तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारान ने शहीद राहबर को अलविदा किया। अली खामनाई शहीद का जस्द खाकी इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया था, जिसे कल सुबह जुलूस की सूरत में तेहरान से कुम ले जाया जाएगा और तदफीन से पहले मैयत इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाई जाएगी। आयतुल्ला अली खामनाई को जुमेरात के दिन मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी अवाम का अपने शहीद रहनुमा से वालहाना मोहब्बत और अकीदत के जज्बात को देखते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर उन्हें हैरत हुई, क्योंकि वो समझते थे कि ईरान इनसे नफ़रत करते हैं। सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर वो चाहते तो खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फ़रीक बाकी नहीं रहेगा। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने आयतुल्ला खामनाई के खून का बदला लेने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने असर हाज़िर की तारीख की सबसे बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाई की है। इसके अलावा कायम मुकाम ईरानी वज़ीर दिफा मेजर मजीद इब्न रज़ा ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की जानिब से जंग बंदी से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान इसका फैसला कुन जवाब देगा। तेहरान ने अमेरिका पर अदम एतमाद के बावजूद खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। उधर सऊदी टीवी अल अरबिया ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। इन मुज़ाकरात में ईरान पर पाबंदियों, मुंजमद असासे, जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत का इम्कान है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बिला वास्ता मुज़ाकरात बुध को दोहा में हुए थे, जिसे सदर ट्रंप ने तामीरी करार दिया था। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात में ईरान के मुंजमद असासों में से चंद अरब डॉलर्स बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम अमेरिका की जानिब से ईरानी दावों की तरदीद की गई है। उधर चीन में तैनात ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि आबना हुरमस पर नई फीस में चीन समेत दोस्त ममालिक के लिए खुसूसी रायत होगी। इस सिलसिले में उनका मुल्क ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के ज़रिए इस आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजाम पर काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया की अगर बात करें तो उन्होंने इस्तंबुल में सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्किया के सदर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है और इसराइल इलाकाई सलामती ख़तरे में न डाले। जबकि तुर्क टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमन अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। उम्मीद है आइंदा 2 माह में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार अमन कायम हो जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए जोहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया जोहर सलीम साहब वक्त देने के लिए। अच्छा, ईरान की जानिब से सर इस अहम तरीन मौका पर जो स्टेटमेंट दिया गया है और उनका कहना है कि ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के
खून का बदला लेने का अज़्म का इजहार उन्होंने किया है और उनका कहना है कि इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ मुसल्लत करदा जारियत में इनके साथ शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का भी बदला लिया जाएगा। एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरा इंटरनेशनल दुनिया ने सारे अहम तरीन जो मूवमेंट्स हैं इन्हें कैप्चर किया। क्या वेव, क्या तासुर यहाँ से ट्रैवल हुआ होगा आपकी दानिश में? जी बिल्कुल। एक तो ये देखें, इस वक्त क्योंकि जब ये इजराइल ने जंग शुरू की थी और अमेरिका को भी ज़ाहिर है इंस्टिगेट करके उस जंग में लेके आए, और एक बार नहीं बल्कि दूसरी जंग थी जो उनके इमाम पे शुरू की गई थी, और उन्होंने ये सारी असैसिनेशंस की जो है एक वेव और फिर दूसरी वेव और फिर तीसरी वेव शुरू की थी। तो उसमें देखें, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि, और उसमें पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था कि ये जो है ना, ये इंटरनेशनल लॉ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, और ये जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी की, और फिर जाहिर है कि इसमें कई जो जो वॉर्स हैं उनके भी तो कुछ असूल होते हैं। उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा से कुछ जो है ना ऐसी असूल मुतय्यन है कि उस पर भी आपको अमल पैरा होना होता है, तो उन सब की भी वायलेशन की गई। अब ये दुनिया को मैसेज तो जो जा रहा है, एक तो ये है कि देखें जो सपोर्ट है रजीम की, एक तो उसका मैसेज है। इससे के बारे में कहा जा रहा था ये 10 मिलियन से 20 मिलियन तक के जो है क्राउड्स होंगे, और उसी तरह है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे जो ईरानी अवाम है उनका एक बड़ा हिस्सा जो है इस रजीम की सपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी मुखालफत भी है, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें, ऐसे मौके पे जब एक मुल्क जो है उसको बैरूनी जारहियत का सामना हो, जब आपको इस तरह से आपके दुश्मन इस तरह का कारी वार करें, तो फिर कौमें यकजा हो जाती हैं। तो इस मौके पे आपको वो एक जो है ना एक इत्तेहाद जो है ना, एक आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है, और वो अहम है। दूसरी तरफ जो बिल्कुल आपने ये बात की, जो देखिए इंतकाम की, ज़ाहिर है इस मौके पे ये बात तो बिल्कुल होती है, इसमें कुछ, और ज़ाहिर है ये जज्बात भी हैं, जो हुआ वो बहुत ज़्यादती थी। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अब जो ईरान की लीडरशिप है वो ये चाहेंगे कि जो अमन का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो बहुत अहम है। वो ईरान के लिए भी उतना ही अहम है जितना वो अमेरिका के लिए है, जितना इस खत्ते के लिए है सारा। और देखिए, इंतकाम के भी कई तरीके होते हैं। जो है ना, इंतकाम का मकसद मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप वो इंतकाम जंग के ज़रिए ही लें। उसकी जो है, मैं समझता हूँ जो है, ये जो रेजिलियंस ईरान ने दिखाई है, ये जो इत्तेहाद इस ईरान ने इस वक्त दिखाया है, और उनके जो अज़ाइम नाकाम जिस तरह इसराइल के किए हैं, वो भी एक इंतकाम है। और देखें, दुनिया इस वक्त ज़ाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें मुर्तकिज़ हैं वहाँ पे, और वो देख रहे हैं सारा कितनी कोशिश इसराइल की तरफ से हुई उस रजीम को गिराने के लिए। बॉम्बिंग की ऐसी स्पेट जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में जिसकी नज़ीर कम मिलती है, फिर असैसिनेशंस एक के बाद एक, इंटेलिजेंस के जो जिस तरह के उन्होंने अपैरेटस इस्तेमाल किए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, वो शायद दुनिया में से पहले नहीं इस्तेमाल की गई थी। जो जिसने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इस्तेमाल की, जो ईरान के अंदर भी इस्तेमाल की गई। तो उसके बावजूद वो रजीम तो इंटैक्ट है अभी। बहुत से लोग तो कहेंगे कि वो शायद पहले से भी इस वक्त मजबूत है। ठीक है, उनकी अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि जॉर्ज सलीम साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की मिसकैलकुलेशंस ने ईरान की सिविलाइजेशन और वहाँ के लोगों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, और वहाँ चूँकि शहादतें भी दी, वो रॉयल फैमिली की शहादतें वहाँ मिली लोगों को, तो लोग वहाँ तो कहा जाता था कि कुर्द आ जाएंगे, खाना जंगी होगी। फिर ट्रंप ने भी एक दफ़ा जिक्र कर दिया कि कुछ असलहा था तो वो पकड़ा गया, वहाँ पहुँच नहीं सका सही हाथों तक, इस तरह की गुफ्तगू भी होती रही। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इन सारे मिसकैलकुलेशंस ही ने ईरान को मजबूत किया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान को मजबूत किया उसकी रेजिलियंस ने, यानी कि वो जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई इस मौके पे, उसने उनको मजबूत किया। और मैंने प्राइमरीली इसराइल के हवाले से बात की। देखें, ये सारे मंसूबे इसराइल के थे। अमेरिका को तो उसमें उन्होंने शामिल किया, ये कन्विंस कर लिया अमेरिका को कि जी ये देखें, ये रजीम गिर जाएगा तो आपको भी बहुत जाहिर है कि जिस तरह वेनेजुएला में हुआ है, उसके बाद आपको इस खित्ते में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। चीन के खिलाफ जो आपकी सारी कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिल जाएगा। लेकिन प्राइमरीली इसका आर्किटेक्ट तो इसराइल था, और अभी भी है, अभी भी वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं, ये तो 90 की दिहाई से नेतन्याहू के मंसूबे हैं सारे। ईरान पे अटैक तो वो बहुत अरसे से करना चाहता है। ये तो इससे पहले कि अमरीकी सदूर जो हैं
उन्होंने बहुत से क्रिटिकल जंक्चर्स पे इसराइल को रोक दिया। जो है ना, कई बार तो इस तरह हुआ कि उनको सिर्फ एक दिन पहले रोक दिया गया था, जब उन्होंने सारी प्लानिंग भी कर ली थी। तो खैर ट्रंप को उन्होंने कन्विंस कर लिया इस बार। तो उसके बावजूद जो है उनके जो अज़ाइम थे वो पूरे तो नहीं हुए ना इसराइल के। जो है, जो ईरान की रेजिलियंस थी, जो उनकी साबित कदमी थी। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि देखें, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अमेरिका ने तो इस सारी जंग से पहले भी ये कहा था ट्रंप ने कि जी मैं तो चाहता हूं कि ईरान जो है वो दुनिया के एक इक्तिसादी दायरे में शामिल हो। हम तो चाहेंगे कि वहाँ पे जो तेल है वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ट्रंप तो एक बिजनेस माइंडेड सदर है ना। बेसिकली ट्रंप तो बुनियादी तौर पे तो एक जाहिर है कि ही वाज अ बिजनेसमैन। तो उस वजह से अभी तक वो इज अ डील मेकर, ही लुक्स एट द इकोनॉमिक साइड। वो कोई दूसरी जो साइड है ना, जियो स्ट्रेटेजिक, उस पे ही इज नॉट रियली, उस तरह की एक्सपर्टीज भी नहीं है, उस तरह का फोकस भी नहीं है। तो अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए अमेरिका ने अभी ये जो मुआहदे की बात जो चल रही है, जो एमओयू है, देखें अगर आप उसका ढांचा देखें सारा, तो वो खासा ज्यादा फेवरेबल है ईरान की तरफ। और वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो चाहते हैं अमेरिकन के इंसेंटिवाइज करें अमन को, वो ऐसे स्टेक्स कायम करें ईरान के लिए ताकि वो फिर अमन का प्रोसेस चलता रहे, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए एक विक्ट्री होगी, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि सही डायरेक्शन भी यही है। सिर्फ इसराइल को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि इसराइल के अज़ाइम में या उनके इंटरेस्ट में ये बिल्कुल नहीं आता। उनके इंटरेस्ट में तो ये आता है कि ये जंगें चलती रहें, वो कॉन्फ्लिक्ट उनको सूट करता है। इसराइल की तो एक बहुत पुरानी पॉलिसी है वो, जो है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग मो द ग्रास। वो पॉलिसी का मतलब ये है कि जी जिस तरह घास को आप मुसलसल काटते रहते हैं, इस तरह ही जो हमारे सारे दुश्मन हैं इनको भी हम मुसलसल जो है ना इनसे जंगें करके इनकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा डाउनग्रेड ठीक। करते रहें। अच्छा जोहर सलीम साहब, आखिरी बात जो आपसे समझना चाह रहे हैं, सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और उनका ये कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो 11 जुलाई से पाकिस्तान में होगा और इसमें ईरान पर पाबंदियाँ, ईरान के मुंजमद असासों समेत जोहरी प्रोग्राम और ये सारी बातचीत, जो सारा 14 नकाती फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक यानी जो एमओयू साइन हुआ है। तो इस पर क्या टेक है आपका जी? जी बिल्कुल, देखें ये बिल्कुल मुमकिन, अल अरबिया की बिल्कुल खबर है और भी कुछ सोर्सेज ने कहा। देखिए इसमें जो है ना कोई ऐसी हैरत की बात नहीं होगी, इस्लामाबाद में होता है क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद में। लेकिन जो इसमें अहम चीज़ है, देखें वेन्यू मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। वो वेन्यू जो है पाकिस्तान होता है तो बिल्कुल पाकिस्तान, क्योंकि पिवटल रोल है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में नहीं भी होता, कहीं और भी होता है, तो पाकिस्तान उसमें वो बहुत कलीदी जो किरदार पाकिस्तान अदा करता रहा है वो अब भी करेगा। क्योंकि देखें मैं इस पे पहले भी कह चुका हूँ कि ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होगा। इसमें बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत से हिकअप्स आएंगे, बहुत से रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए जाएंगे इसराइल की तरफ से खसूसन। लेकिन साथ ही साथ जो दाखिली सियासत है अमेरिका की, जो दाखिली सियासत है ईरान की, अभी ईरान के सफ़ीर कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए थे, हम इसी पे बात कर रहे थे। तो देखें ईरान में भी बहुत से लोग अभी हैं जो इस मुआहदे के खिलाफ हैं। वहाँ पे भी मुश्किलात हैं। वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही है ईरान के अंदर भी, जो उनके पावर सर्कल्स हैं उनके अंदर। तो अमेरिका के पावर सर्कल्स में भी ये बहस है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस पे। तो वो जो है ना, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक इस पे असरअंदाज होगी, उन मुल्कों की दाखिली सियासत, और उसके साथ ही साथ इसराइल जो है, और इसराइल जो है वो डायरेक्टली तो नहीं हर बार आता, डायरेक्टली भी कहते हैं वो उनकी जो लॉबीज होती हैं, खसूसन अमेरिका में आपको पता है उनकी लॉबीज कांग्रेस के अंदर भी हैं, मीडिया के अंदर भी हैं, दूसरे मगरबी ममालिक में भी हैं। बहुत शुक्रिया जोहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।